हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में कुछ और सवालों को लेकर हम चल रहे हैं। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विथ पिक्चर्स, पोइम्स एंड स्टोरीज and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? कोई इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में क्लास फर्स्ट की वो पिक्चर, पोएम, स्टोरीज ये सब से स्टार्ट होती है और अल्फ़ाबेट का ज्ञान देने पर ख़त्म होती है। तो ये इस तरह का टेक्निक या इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो पेडागोजी में क्या कहलाता है? तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब जैसे अल्फ़ाबेट के बाद का पोएम्स वगैरह है, स्टोरीज वगैरह है, परंतु उसको पहले पढ़ा के ऊपर से फिर नीचे की तरफ चलते हैं, बेसिक चीज़ की तरफ चलते हैं। तो ये टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम सेट। एजुकेशन में है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है एक रिसोर्स के तौर पर किस चीज़ पर लक्ष्य करता है? तो ये लक्ष्य करता है मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग। मल्टीलिंगुअलिज्म स्पेशली काम करता है जो सीखने वाला लर्नर है उस ही की लैंग्वेज को बाकी लैंग्वेज सिखाने में प्रयोग करने पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कल्प स्टैंड्स फॉर। कल्प स्टैंड्स फॉर तो पहले ही बताया हुआ है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये इसका फुल फॉर्म है संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा दक्षता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश को भारतीय संविधान के द्वारा भारत में क्या स्टेटस दिया गया है? तो इसे दिया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा। ठीक है, एक ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज जो सहायता करेगी काम करने के लिए, सहायक दफ्तरी भाषा आप कह सकते हैं। अगला सवाल है कि मेनी मिरर माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस आर नॉट अवेलेबल in school curriculum and the number of speakers is residing in those languages. What is this known as in socio educational linguistics? तो सामाजिक शैक्षणिक भाषा शास्त्र में किसी भाषा का जो डिप्लेशन होना या कमी होना, उसके बोलने वालों की संख्या बढ़ना, कुछ जनजातीय भाषाएं, माइनर लैंग्वेजेस हैं, तो इनका कम होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लैंग्वेज इंडेंजरमेंट। ठीक है, भाषाई खतरा या भाषा पे खतरा। आगे है अगला सवाल है लैंग्वेज है क्या है भाई? लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज है स्ट्रक्चर फॉर्म्ड सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर पर आधारित सिस्टम है लैंग्वेज। ठीक है, सब चीज़ उसमें स्ट्रक्चर में ही सजा होता है ना। हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं भाषा सीखने के लिए। अगला सवाल है अ टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस व्हाइल टीचिंग द लिसनिंग स्किल। व्हाट अप्रोच टू लिसनिंग डज द टीचर अडॉप्ट? किसी विशेष प्रकार के शब्द, ध्वनि और वाक्यों की तरफ शिक्षक जो है विद्यार्थियों का ध्यान खींचता है, तो शिक्षक यहाँ पर कौन सी अप्रोच, लिसनिंग अप्रोच को इस्तेमाल करता है? तो कौन सी लिसनिंग अप्रोच को इस्तेमाल करता है? यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब एकदम बेसिक से ऊपर चलने की तरफ वो बात कर रहे हैं या गहराई का नॉलेज इसमें दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दिस इज अज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को ग्रहण करना और भाषा को सीखना, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये सब बड़े ही आपको साधारण भाषा में बताता हूँ कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है अपने वातावरण से किसी भाषा को सीखना, कोई स्कूल के बगैर, किसी क्लासरूम के बगैर। पर लर्निंग का मतलब होता है कि किसी क्लासरूम में रह के स्पेशल मेथड वगैरह से क्लास अटेंड करके, कोई पर्सन से क्लास अटेंड करके किसी क्लासरूम में अंग्रेजी लैंग्वेज को सीखना, ये कहलाता है लर्निंग। तो
हमारा सही जवाब इन चारों ऑप्शंस में है लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल एंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ डेलिबरेट। ठीक है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल होता है, और लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो कैसी होती है, डेलिबरेट, जानबूझकर, इंस्ट्रक्टेड, उसमें किसी न किसी के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, निर्देशों की आवश्यकता होती है। एलएसी का क्या मतलब है इंग्लिश लर्निंग के मामले में? एलएसी का क्या मतलब है? तो एलएसी का मतलब है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज़, आज संस्कृत का भारत में क्या स्थान है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि आजकल संस्कृत सिखाने पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, और यहाँ पे दिए हुए सभी ऑप्शंस में से, ठीक है, यही ऑप्शन ठीक है कि क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल मतलब जिसमें शास्त्र, वेद, पुराण ये सब लिखा गया, क्लासिकल चीज़ें सब इसी में हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आजकल इसका स्कोप बहुत चल रहा है, इसके ऊपर काम बहुत हो रहा है। और दूसरा क्लासिकल लैंग्वेज भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, किस तरह का स्थान अंग्रेजी को नहीं मिला हुआ है इन चार दिए हुए ऑप्शंस में से? तो अंग्रेजी को इन चार दिए हुए ऑप्शंस में से पहली लैंग्वेज का दर्जा स्कूल करिकुलम में नहीं मिला हुआ है, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज का दर्जा भी कुछ राज्यों में प्राप्त है और सेकंड लैंग्वेज का दर्जा भी कुछ राज्यों में प्राप्त है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त है, परंतु फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा इंटायर इंडिया में कहीं पर भी प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th to refer to a textbook of history and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is this practice known as? कोई टीचर जो है हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक देती है और ऐसी कोई थीम देती है जो ऐसे लिखने से संबंधित है, तो ऐसे करिकुलम या इस तरह की एक्टिविटी से टीचर जो है वो स्टूडेंट के लैंग्वेज के किस एस्पेक्ट पे काम करना चाहती है, कर रही है। तो टीचर जो है यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कोई पर्टिकुलर करिकुलम के ऊपर में, लैंग्वेज के ऊपर में काम यहाँ पर करने के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। अगला सवाल देखेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, बहुभाषावाद इस रिसोर्स का एक रिसोर्स के तौर पर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रैटेजी इन स्कूल। जो शिक्षार्थी है, छात्र जो है, उसकी जो भाषा है उसको उसे सिखाने के लिए अपने शिक्षण में उसकी भाषा को इस्तेमाल करना, यही मल्टीलिंगुअलिज्म है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रेमिंग और his or her answers, then he or she would not be able to। अगर कोई रट रहा है, रट्टा मार रहा है, तो वो क्या करने के लिए योग्य नहीं हो पाएगा? अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग का प्रयास नहीं कर पाएगा। आगे हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है कि which one of the following is not the objectives defined by NCF 2005 for teaching English at upper primary level। अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है एनसीएफ के द्वारा डिसाइड किया हुआ वो, ठीक है ना, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसके लिए? अपर प्राइमरी लेवल के लिए। मतलब अपर प्राइमरी लेवल मतलब 6 से लेके 8 तक, वो सॉरी 3rd to 5th हम इसको कह सकते हैं अपर प्राइमरी को, है ना। तो आगे देखेंगे कि क्या नहीं है इसके लिए लक्ष्य। इसके लिए लक्ष्य मार्क्स, मतलब जब मतलब नर्सरी वगैरह के बाद जो होता है ना प्राइमरी, राइट। तो नर्सरी मतलब प्राइमरी के बाद का जो है, प्राइमरी मतलब वही 2nd से 5th तक की वाली बात है। तो उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे चारों जो हैं उद्देश्य दिए हुए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो हमारा सही जवाब होगा टू प्रमोट लर्नर्स conceptualization learners conceptualization of printed text in terms of heading, paragraph and horizontal lines।
ये सब बिल्कुल, ये सब पढ़ाना जो है कि उसके कॉन्सेप्ट में ये बातें डालना कि जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसमें हेडिंग कैसे रहेगी, पैराग्राफ कैसे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे रहेगी, ये सब डालना उसके दिमाग में। ये सब नहीं होता। बाकी ये जो 3 बातें लिखी हैं आप पढ़ के देख सकते हैं वीडियो को रोककर, ये सब पर्पस में होता है। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम जो है वो किस चीज़ पर आधारित होता है? तो इंक्वायरी बेस्ड जो है वो है ना, हेरिस्टिक रीजनिंग पर आधारित होता है। हेरिस्टिक का मतलब होता है जो समझने में आसान होता है, जो है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है, क्या किस चीज़ को रेफर करता है? ये इफ़िशियंसी यानी दक्षता को रेफर करता है, जिसमें फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएटनेस, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो ओवरऑल इफ़िशियंसी उसको हम कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड एक टेक्स्ट बुक, एक अच्छी टेक्स्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और किसी यानी यहाँ पर दिए हैं, फिर नीचे दिए हैं क्वेश्चन, है ना। मतलब इसके ऑप्शंस ये दिए हैं एक्चुअली। यहाँ पर हमको देखना है कि ये कह रहा है कौन कौन सा सही है, इनमें से कौन कौन सा सच है। कह रहा है कि ABC सच है क्या, BCD सच है ना, ABC सच है क्या, BCD सच है कि ABD सच है कि ACD सच है। अब हम सबको बारी बारी से पढ़ के देखेंगे और अंततः हम पाते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है C, जिसमें A, B और D ये तीनों ठीक है। A मतलब कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटेरियल्स, ठीक है। एक अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में लर्नर सेंटर्ड मटेरियल होना चाहिए। दूसरा B, कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स, बिल्कुल कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होगा, टीचर फ्रेंडली होगा तो उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, उसके संदर्भ में बहुत सारे सिंटैक्टिकल उससे है ना जुड़े हुए सब चीज़ें ये हो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स हो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सो द राइट ऑप्शन इज हियर C। लेट्स प्रोसीड इन C। अब यहाँ पर एक सवाल है कि एक सिचुएशन दी गई है कि मृदुस्मिता while teaching a lesson on atom from the science textbook gave her students activities based on the theme. The activities included vocabulary and debate on the uses of atomic energy. What is this strategy known for? ठीक है, उन्होंने क्या किया, साइंस के ऊपर में कुछ जो भी आइटम्स है, एटॉमिक एनर्जी और ये वो सब पे पैराग्राफ वगैरह लिखने को कुछ दिया। उनका यहाँ पर क्या पर्पस है? तो उनका यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए इसका ये करने एक्टिविटी करने का है कि लैंग्वेज ऑफ साइंस, उनको साइंस का लैंग्वेज सिखाना है। इंग्लिश की लैंग्वेज की टीचर है वो, परंतु साइंस के ऊपर में पैराग्राफ दिया। दैट मीन्स वो साइंस वाली जो लैंग्वेज है, इंग्लिश में जो साइंस में जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज चलती है वो सिखाना उनका यहाँ पर पर्पस है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल देखेंगे। 28 नंबर का सवाल हमारे पास यहाँ पर है कि डैश इज़ अ प्री रेक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भाषा को सीखने के पहले हमको कुछ तैयारियाँ जो होती है वो करनी होती है, या उसके पहले ये ज़रूरी है, वो क्या ज़रूरी है? मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं रहेगा तो हम किसी भाषा को उतने तरह से नहीं सीख पाएंगे। आगे देखिए, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? तो हमारा जो सही आंसर है वह है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज के कंपोनेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे है द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज द इन्फ्लुएंस इज, ठीक है ना। फिर बेटा अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो प्रोसेस है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, दूसरा लैंग्वेज को वातावरण में के माध्यम से सीखने का, वो भाषा के द्वारा प्रभावित होती है जो कि लर्नर पहले से जानता है। तो ये इस तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो क्या कहलाएगा? तो इस तरह का इन्फ्लुएंस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लैंग्वेज ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके भीतर लैंग्वेज, उसके पास जो लैंग्वेज है वो कुछ उस लैंग्वेज में चला जाएगा और उस लैंग्वेज में जो कुछ है वो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब उसको सिखाने वाला भी तो उससे कुछ सीख जाएगा, क्योंकि उसकी मदर टंग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें फिर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अगला सवाल क्या है, द कंटेंट है ना, कॉम्पिटेंसी एरियाज विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर। 2 कॉम्पिटेंसी एरियाज़ हैं जो कि लैंग्वेज लर्नर को, जो कि तैयारी इन प्रोग्रेस है, काम कर रहा है, सीखने के लिए काम कर रहा है, तो उसको लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी है वो देते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ होंगी ग्रामर एंड फोनेटिक, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हैं जो कि किसी भी लर्नर को
उसको उसकी एबिलिटी में प्रोग्रेस में ये बहुत दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सहायक हैं। आगे 32 नंबर का सवाल यहाँ पर देख रहे हैं, पावर्टी ऑफ स्टिमुलस विद रिस्पेक्ट ऑफ टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रन इम्प्लाइज दैट दे वुड, कि अगर किसी को स्टिमुलस की कमी है ना लैंग्वेज एक्विजिशन में, तो यंग चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें क्या नहीं था कि क्या करेंगे वे। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ेगी किसी भाषा को सीखने की, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू लव द वर्ल्ड एंड इमेजिन अ पीसफुल फ्यूचर, ठीक है। encouraging the students to love the world and to imagine a peaceful future and caring for the student and learning and encouraging the student to care for others is dash education, है ना। तो बच्चों को ये सिखाना है ना कि एक है ना शांतिपूर्वक भविष्य की कल्पना करना और स्टूडेंट्स के लिए केयरिंग करना और किसी स्टूडेंट को इनकरेज करना कि दूसरों के लिए केयर करे, अच्छा करे। तो ये कौन सा एजुकेशन है, तो ये वैल्यू एजुकेशन का एक अच्छा उदाहरण है ना, ये वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आगे है, व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्नड विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड, जब लैंग्वेज को बगैर प्रैक्टिस के सीखा जाता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्विजिशन। बताया था अभी कि अपने बैकग्राउंड से आदमी सीख जाता है, अपने आसपास के परिवेश से सीख जाता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस जो है या प्रयास जो है आदमी को नहीं करना होता है, ठीक है। अब उसमें आगे देखेंगे हम कि व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या काम होता है, तो ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, ठीक है। तो मोटिवेशन का प्रोसेस का लर्निंग के प्रोसेस में क्या योगदान है, कि उसका जो योगदान है वो ये है कि वो लर्नर्स के बीच में, लर्नर्स के दिमाग में इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, राइट, ठीक है। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इनमें से कौन सा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के मामले में सच नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा सच नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के मामले में, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, ये बात ठीक नहीं है। ये तो वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड लैंग्वेज इंग्लिश और ब्रिटिशर्स की ही नहीं है सिर्फ। फिर पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, पेडागोजिकल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती है, तो नॉलेज ऑफ कंटेंट, ठीक है ना, या कंटेंट का ज्ञान ये भी होता है, ये नॉलेज ऑफ मेथड ये भी होता है, तो बोथ एंड बी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, कौन सा जो उदाहरण मेथड है वो एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर ये मेथड कहलाएगा इंडक्टिव मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर उसके बाद में एक जनरल रूल सेट करते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारे पास कि चूज़ द करेक्ट आंसर, व्हाट इज़ रूट लर्निंग, रूट लर्निंग क्या है, ये रट्टा मार के सीखना क्या है, ठीक है। तो रट्टा मार के सीखना लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, रट्टा मार के सीखेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो खुद ही समझ के उसको सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी। क्राई ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का रोना जो है वो क्या है, तो वो एक साइन लैंग्वेज का काम करेगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम और बढ़ेंगे आगे, प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विथ क्ले विल, किसी बच्चे को अगर हम मिट्टी से खेलने का अगर एक्सरसाइज देते हैं तो लैंग्वेज के मामले में, क्योंकि लैंग्वेज की 4 स्किल्स है हमारे पास LSRW, उनमें से क्या ऐसा है जो इम्प्रूव होगा, तो ये बिल्ड टाइम मोटर स्किल्स, ठीक है ना। तो मतलब जल्दी जल्दी जो है उसके हाथ वगैरह गति करना सीखेंगे, स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स यूजफुल फॉर फ्री हैंड राइटिंग, फ्री हैंड राइटिंग के लिए जो है उसके अंगूठे और उंगलियां जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो ये सब कुछ होगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।